सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व की राजनीति। जो पुस्तक है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और उसका नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। पीछे का जब मैंने वीडियो डाला है उस वीडियो में दो ध्रुवीयता का अंत, इसको समझने से पहले हमें शीत युद्ध को क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है कि शीत युद्ध क्या था, क्यों हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये तमाम जो जानकारियां हैं, मैंने लगभग 30 मिनट का एक वीडियो डाला है, उसमें दी है। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें वह चैप्टर पढ़ना जरूरी होता है, तभी हमें यह आगे जाके क्या आता है, समझ में आता है। अब इसकी शुरुआत करते हैं और दो ध्रुवीयता का अंत, इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखो, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो पूरा का पूरा जो विश्व था वो कितने गुटों में बट गया था? दो गुटों में बट गया था। एक गुट जो है वो अमेरिका के नेतृत्व में है और दूसरा जो गुट है वो सोवियत संघ के नेतृत्व में है। सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है और अमेरिका जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करता है। एक शब्द में अगर आप इनको समझना चाहें तो पूंजीवाद का मतलब होता है पूरा का पूरा प्राइवेट काम, या फिर इसको बोल सकते हो आप निजी काम। और साम्यवाद जो है उसमें सारा का सारा जो काम होगा वो किस प्रकार का होगा? सार्वजनिक कार्य होगा। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में सबसे ज्यादा अपने गुट में देशों को मिलाने का क्या करते हैं? हर संभव प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ में इनमें मुख्य रूप से एक होड़ लगी हुई थी, और वह होड़ किस चीज की थी? हथियारों की। यानी सोवियत संघ जो है वो भी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बनाऊं? हथियार बनाऊं। और अमेरिका जो है वो भी ये चाहता है कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा अत्याधुनिक हथियार बनाऊं, ताकि विश्व के ऊपर हम क्या कर सकें? अपना वर्चस्व स्थापित कर सकें। अब क्या हुआ? दो ध्रुवीयता का अंत, यानी इस सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इस चैप्टर को हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। आप देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं सोवियत संघ आखिरकार है क्या। ये एक 15 देशों का समूह है, 15 देशों का। और ये 15 देश कब बने? 1991 ईस्वी में बने। इसमें बेलारूस है, यूक्रेन है, लताविया है, लिथुआनिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, रूस है। ये तमाम 15 गणराज्य हैं जिनको मिलाकर एक बड़ा सोवियत संघ का स्वरूप क्या करता है? धारण करता है। सोवियत संघ जो है इसमें एक ही पार्टी का लंबे समय तक क्या रहता है? शासन रहता है। और वह जो पार्टी वो कौन सी विचारधारा का समर्थन करती है? साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करती है। अब ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थन का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पे सोवियत संघ जो है उसमें एक ही कार्य होगा और वह कार्य सरकारी है। यानी वहां पर उद्योग लगेंगे, उनमें ज्यादातर जो हस्तक्षेप होगा वो सरकार का होगा। जितनी भी, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कृषि जैसा सेक्टर भी यहाँ पे क्या हुआ करता था? सार्वजनिक हुआ करता था। इनका ऐसा मानना था। एक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान है और उस विद्वान का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और फिर विद्वान हुआ करते थे। इनका एक ही विचार था कि दुनिया के जितने भी मजदूर लोग हैं उन सभी को क्या होना चाहिए? इकट्ठा होना चाहिए। और पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जो अमीरों के पास में जो धन है उसको क्या कर लेना चाहिए? लूट लेना चाहिए। और गरीब जनता में उसको क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए।
सोवियत संघ में लंबे समय से एक ही पार्टी का शासन रहा, और वह पार्टी कौन सी रही? कम्युनिस्ट पार्टी। यानी एक ही पार्टी के कैंडिडेट खड़ा हुआ करते थे, और एक ही पार्टी का वहां पर क्या चलता था? लंबे समय तक शासन चलता था। इसके साथ साथ में सोवियत संघ की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो भी ठीक ठाक मजबूत हुआ करती थी। यानी अमेरिका के बाद में अगर दूसरा किसी देश का नंबर पूरे विश्व में आया करता था तो वो कौन सा देश है? सोवियत संघ है। यानी इसके उद्योग जो है वो अच्छी मात्रा में उन्नत हैं। इसके जो बाकी अन्य संसाधन हैं, इसके पास में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, ऊर्जा में संपन्न है, और इसके साथ साथ में तकनीकी संसाधन भी इसके पास में ठीक ठाक है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सोवियत संघ अमेरिका के मुकाबले में दूसरे नंबर पर महाशक्ति के रूप में उभर करके आता है, सामने आता है। फिर आखिरकार इतना शक्तिशाली राष्ट्र, इतना मजबूत राष्ट्र, उसके पास में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, उसके पास में तकनीकी संसाधन है, उसका उपभोक्ता जो उद्योग है वो ठीक ठाक है, उसके पास में कृषि के जो संसाधन है वो ठीक ठाक है, आयात निर्यात वो ठीक ठाक ढंग से करता है। लेकिन ऐसा आखिरकार क्या हुआ? इतना शक्तिशाली राष्ट्र सन 1991 ईस्वी में आने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे विघटन का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है, ये बिखर जाता है। और बिखरने का तात्पर्य यहाँ पे यह हुआ, इसका एक तरह से 15 गणराज्यों में विघटन हुआ, और यहीं से दो ध्रुवीयता का अंत क्या हुआ मेरे दोस्तों? शुरू हो जाता है। अब हमें यहाँ पे समझना है, जैसे ही 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद में सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी विचारधारा के साथ में, ये पहले से भी लंबे समय से भी क्या कर रहा था? इस विचारधारा का समर्थन कर रहा था। आपने क्रांति सुनी होगी 1917 ईस्वी की क्रांति, और ये जो 1917 ईस्वी की जो क्रांति है वो रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और इस रूसी क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी विचारधारा प्रबल रही थी? वो साम्यवादी विचारधारा प्रबल रही थी। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनमें भी एक ही सिद्धांत हुआ करता था कि ज्यादा से ज्यादा कौन सी विचारधारा का हमें समर्थन करना है? साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है और यहाँ पे एक नया विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जिसका नाम क्या है? शीत युद्ध। अब ये जो शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका इन दोनों के बीच में चलता है। लगातार जब चलता गया, इसके बीच में यहाँ पर अनेक ऐसे संकट आए, और उन संकटों से धीरे धीरे दोनों देश क्या होते गए? जूझते गए। अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, इसके साथ साथ में जो सोवियत संघ है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। सोवियत संघ परमाणु हथियार बनाने में लगा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भी परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन को एक चीज समझनी जरूरी है। वह जरूरी क्या है कि सोवियत संघ जो है उसका लगभग जो काम है ना वो सरकारी है। यानी इस व्यवस्था को आप समझिए, आप यहाँ पे सोच के देखिए, ये सोवियत संघ का है और एक साइड में अपन अमेरिका का काम लेके देखते हैं कि वो निजी सेक्टर को क्या करता? सबसे ज्यादा समर्थन देता है। अब ये जो सरकारी बोल दो या फिर सार्वजनिक बोल दो या फिर आप साम्यवादी विचारधारा के साथ में उनके जो सिद्धांत है वो बोल दो, सरकारी जो सिस्टम है उसमें आप सपोज करके देखो कि ये जो कृषि है इसको भी सरकार के अधीन कर रखा है, इसमें भी कर्मचारियों को लगा रखा है, वो भी एक मासिक वेतन के तहत उनको वेतन मिल जाता है, और पूरा का पूरा क्या करते हैं? काम करते हैं। किसके तहत काम करते हैं? सरकार के अधीन रहकर काम करते हैं। अब सपोज करके देख लीजिए कि मान लो कि 10 बीघा कोई जमीन है। अब ये जो 10 बीघा जमीन है या फिर 5 एकड़ है या फिर 10 एकड़ है, आप जो इसको तय करना चाहो वो कर सकते हो। तो मान के देखो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है इस खेत में। अब जब इस खेत में सरकारी कर्मचारी काम कर रहा है तो इसको तो वेतन फिक्स मिल रहा है भाई। एक महीने का इसको मान लेते हैं कि भाई 50,000 है या फिर 60,000 है या फिर 40,000 है, ये तो इसको वेतन क्या है? फिक्स मिल रहा है। अब ये काम करेगा तो ठीक है, काम नहीं करेगा तो ठीक है, क्योंकि इसको तो फिक्स वेतन मिलना है।
और इसमें जितना उत्पादन होगा वो सारा का सारा उत्पादन किसके पास में चला जाएगा? सरकार के पास में चला जाएगा। तो ये इतनी मेहनत क्यों करेगा? यहां पर जो कर्मचारी काम कर रहा है वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, वो आलस्य में लिप्त रहकर केवल और केवल दिन निकालने का काम करेगा और उसका मेन फोकस कहाँ पे रहेगा? वेतन पे रहेगा कि मुझे अपना महीने जैसे ही पूरे होंगे मुझे मेरा वेतन मिल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यानी इसमें कंपटीशन की भावना नहीं होगी, इसमें लालच की भावना नहीं होगी, इसको मुनाफे की सोच पैदा इसमें नहीं होगी, ये सीमित रहेगा। अब एक यहाँ पे 10 बीघा या फिर 10 एकड़ जमीन जो है एक निजी आदमी की है, आप इसमें जितना उत्पादन करोगे वो सारा का सारा जो उत्पादन है वो किसके पास में जाएगा? निजी व्यक्ति के पास में जाएगा, प्राइवेट व्यक्ति के पास में जाएगा। तो वो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा संघर्ष करेगा, दिन रात एक करके उस खेत को जोतने का क्या करेगा? काम करेगा, ईमानदारी के साथ में उसमें मेहनत करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, यहाँ पे मेहनत कम होगी और वेतन के ऊपर व्यक्ति का क्या होगा मेरे दोस्तों? ज्यादा फोकस होगा। अब यहाँ पे देखिए, कृषि भी सरकारी है और इसके साथ साथ में सोवियत संघ के जो उद्योग है वो भी सरकारी है। तो इन लोगों के पास में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। अब देखिए, भारत का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। भारत में एक कंपनी चलती है जिसका नाम क्या है? एयर इंडिया। आपने देखा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए एयर इंडिया की बड़ी बड़ी फ्लाइटें चलती है। अब ये लंबे समय से भारत सरकार को क्या करती है? घाटा देके जाती है। यानी लगभग 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, ये हमेशा से ही भारत सरकार को क्या रखती है? घाटे में रखती है। भारत सरकार ने सोचा कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हम इस संसाधन का करेंगे क्या? ये लगातार हमें क्या करता जाता है भाई? घाटे में डाल रहा है। अगर हमें लगातार ये घाटे में डाल रहा है तो हमें क्या कर देना चाहिए? इसको बेच देना चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? जो एयर इंडिया है उसको बेचने का क्या किया? प्लान बनाया, उसकी योजना बनाई कि हमें इस एयर इंडिया को बेचना है। तो भारत के बड़े जो उद्योगपति थे रतन टाटा, जिनका निधन हो गया है, बहुत बड़े ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हुआ करते थे और देश की सेवा में सबसे ज्यादा सर्वोपरि अगर किसी का नाम अगर लिया जाए तो वो रतन टाटा है। ये अपने राष्ट्र के लिए इन्होंने सब कुछ न्योछावर कर रखा है एक तरह से। तो रतन टाटा जी जो है उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इस एयर इंडिया को खरीदते हैं और लगभग 18,000 करोड़ रुपए में उस एयर इंडिया को क्या कर लिया गया? खरीद लिया गया। आज वही एयर इंडिया है भारत सरकार के अधीन जब तक था, यानी जब तक वो सरकारी सिस्टम में चल रहा था तब तक वह क्या कर रहा था? भारत सरकार को घाटे में लेके जा रहा था। आज वही एयर इंडिया रतन टाटा के पास में आने के बाद ये सरप्लस में चलता है, मुनाफा भी कमाने का काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है, कंपटीशन तब होगा जब उसका जितना उत्पादन है और जो उत्पादन हो रहा है वो व्यक्ति विशेष को मिल रहा है, उसमें कंपटीशन होगा। आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान समय में भारत का ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। एक बीएसएनएल नेटवर्क की कंपनी है। अब बीएसएनएल इतनी अच्छी तरह से क्या नहीं दे पा रही? वर्तमान में सेवा नहीं दे पा रही। तो जियो जो है वो लगातार बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। अब जियो से बेहतर कौन दे रहा है? एयरटेल दे रहा है। तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, जितनी ज्यादा प्रतियोगिता होगी, उतना ही ज्यादा हमें संसाधनों को बेहतर बनाने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। लेकिन सोवियत संघ में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। अब इसके आगे देखिए मेरे दोस्तों क्या हुआ। सोवियत संघ का पूरा जो पैसा है वो कहां पे जा रहा है? हथियार बनाने में जा रहा है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएंगे? हथियार बनाएंगे। जैसे बगल का अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसके पास में खाने के लिए अनाज है या नहीं है, बच्चों के पास में स्वास्थ्य की सुविधा है या नहीं है, शिक्षा है या नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बनाने हैं? हथियार बनाने हैं। तो सोवियत संघ का भी पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर रहा? हथियार बनाने पे रहा। तो बाकी जो जनता थी, जनता के हितों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। अशिक्षा बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अस्वास्थ्य की स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आधारभूत जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़े बड़े उद्योग लगाना, सड़कें बनाना, बड़ी
जनता को अच्छी सुविधाएं देना। बाकी आप ये यहाँ पे देखिए, जो पश्चिम के देश हैं वो सारे के सारे पश्चिम के देश अच्छी व्यवस्थाओं में जी रहे हैं। सोवियत संघ उनको, अपने देश के लोगों को क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। और सोवियत संघ ने क्या कहना शुरू किया कि हमारा जो जीवन है वो सोवियत संघ का जो जीवन है, सोवियत संघ की जो जनता का जो जीवन है वो अमेरिका की तुलना में बहुत बेहतर है। यानी हमारे पास में सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे के सारे संसाधन हैं। लेकिन इसके उल्टा ये था, अमेरिका के जो देश, उसके साथ में जो गुट में मिले हुए देश थे, उनके पास में आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उनका फोकस प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना था, उनका फोकस ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने पर भी रहा। अब यहाँ पे देखिए, सोवियत संघ हथियार बना रहा है और इसके साथ साथ में सोवियत संघ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अपने गुट में क्या कर रहा है भाई, गुटों में नए नए देशों को मिला रहा है। अब जब नए नए देशों को मिला रहा है तो उन देशों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत संसाधन देने पड़ेंगे, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर आर्थिक हो या फिर तकनीकी हो। तो सोवियत संघ ने लगातार इनको क्या देना स्टार्ट कर दिया, पैसा देना स्टार्ट कर दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा देश मेरे गुट में मिल जाए। जब ज्यादा से ज्यादा मेरे देश में गुट मिलेंगे तो मुझे ऐसा अपना साम्राज्य जो है उसको बढ़ाने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उसके पास में खुद के पास में पैसा नहीं था। यहाँ की जो सोवियत संघ की जो जनता है वो लगातार शोषण का शिकार हो रही है, उसके ऊपर अत्याचार है, वो भूखमरी का शिकार है, उसमें बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसका खामियाजा जो है वो किसको भुगतना पड़ेगा भाई, जो शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, यानी जो सेंटर में शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चला रहे हैं, उन्हीं को तो भुगतना पड़ेगा। जनता के हितों को, जनता की आकांक्षाओं को, जनता की महत्वाकांक्षाओं को क्या नहीं किया जा रहा, पूरा नहीं किया जा रहा। जब पूरा नहीं किया जा रहा तो आप कितने दिन तक लोगों को क्या बनाओगे, बेवकूफ बनाने का काम करोगे। लेकिन सोवियत संघ ने लंबे समय तक किया। अब मेरे दोस्तों फिर क्या हुआ, सोवियत संघ के जो कर्मचारी जितने भी हुआ करते थे, उन कर्मचारियों में राष्ट्र की भावना एकदम से नगण्य हो गई और भ्रष्टाचार जो है वो लगातार क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अफसर जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जनता से पैसा वसूलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। सरकारी कामों में जो टेंडर दिए जाते थे उनमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाने लगा, भ्रष्टाचार किया जाने लगा। प्रशासनिक जो तंत्र था, यानी वहां की जो पुलिस की व्यवस्था है, वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनमें इतनी ज्यादा अव्यवस्था हो गई, उनमें इतनी ज्यादा आलस्य की भावना पैदा हो गई कि अब वो राष्ट्र के प्रति क्या नहीं करना चाहते, काम करना ही नहीं चाहते। जब सारे के सारे देश के नागरिक बैठे बैठे खाने का सोच रहे हैं, और मेरे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए सरकारी सिस्टम में क्या और होता है, पूरी की पूरी जो दवाइयाँ थी वो वहाँ पे क्या दी जा रही थी, फ्री दी जा रही थी। शिक्षा जो है वो भी क्या दी जा रही है, फ्री दी जा रही है कि नहीं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या की जा रही है, वहां पे फ्री में की जा रही है। तो सरकार के पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा, जब पैसा ही नहीं आएगा तो सोवियत संघ की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, डगमगाने लग गई और इतनी ज्यादा कमजोर हो गई। देखते सोवियत संघ की जो जनता थी उसमें असंतोष पैदा होने लग गया। अब धीरे धीरे लोगों में एक ऐसी भावना आने लग गई। अब लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, अन्यथा इन शासकों के आधार पे, साम्यवादी शासन व्यवस्था के आधार पे हम क्या नहीं करना चाहते, अपना आगे का जो जीवन है वो नहीं जीना चाहते। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे दोस्तों, इसको एक चिंगारी मिल गई, इसको एक मौका मिल गया, इसको एक अवसर मिल गया। और वह अवसर किसने दे दिया मेरे दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव ने दे दिया। अब ये जो गोर्बाचेव जो वहां के राष्ट्रपति बने, इनका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। अब ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है 1985 ईस्वी में सोवियत संघ के क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति बनते हैं। अब जैसे ये राष्ट्रपति बनते हैं तो इनकी जो सोच थी, ये सोवियत संघ को क्या करना चाहते थे, सुधारना चाहते थे, राजनीतिक स्तर पे भी सुधारना चाहते थे और इसके साथ साथ में आर्थिक स्तर पे भी सुधारना चाहते थे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सभी नागरिकों को क्या देंगे, स्वतंत्रता का अधिकार देंगे, अर्थात सभी लोगों को स्वतंत्र रखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और ये चाहते थे कि भाई सोवियत संघ जो है वो पश्चिमी देशों की बराबरी करे, पश्चिमी देशों में जो सुविधा मिल रही है, पश्चिमी देशों में जो संसाधन मिल रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे मिलने चाहिए, सोवियत संघ में मिलने चाहिए। अब इसके साथ साथ में
मिखाइल गोर्बाचेव जो है आर्थिक और राजनीतिक सुधार करने का तो काम करता ही करता है। इसने ये कहा कि भाई हमारी जो जनता है, वो तो भूख मर रही है, वो तो भूखी मर रही है, और आप केवल और केवल हथियार बनाने में लगे हो। तो इसने ये किया मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में आते ही कि हमारा जो फोकस है वो हथियार बनाने पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए जनता को सुविधाएं देना, जनता के संसाधनों को पूरा करना। लेकिन यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, हथियार बना रहे हो। तो इसने हथियारों पे क्या लगाना शुरू कर दिया, रोक लगाना शुरू कर दिया। ये चाहते नहीं थे कि भाई हम यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन करना चाहते हैं, लेकिन एक लंबे समय से जनता शोषण का शिकार थी, जनता का लंबे समय से शोषण हो रहा था। अब वो शोषण जो है वो होना बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? क्योंकि एक उम्मीद जगती है। किसके रूप में उम्मीद जगती है? मिखाइल गोर्बाचेव। स्वतंत्रता का लोगों ने पहले स्वाद कभी नहीं चखा था, स्वतंत्रता होती क्या है, लोगों को आज़ादी का मतलब नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जिसमें ऐसा लगा कि वास्तव में सोवियत संघ क्या करेगा, प्रगति करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की नीति सही थी, उनका इरादा सही था, लेकिन जो परिणाम निकला वो उल्टा निकल गया। सोचा क्या था और हुआ क्या? अब होता क्या मेरे दोस्तों, सोवियत संघ जो है उससे 3 देश जो है वो अलग हो जाते हैं 1991 ईस्वी में, दिसंबर 1991 ईस्वी में। एक देश जो है उसका नाम क्या है? रूस। एक देश जो है उसका नाम क्या है? यूक्रेन। और एक देश जो है उसका नाम क्या है? बेलारूस। ये 3 देश ऐसे थे जो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ से क्या हो गए, अलग हो गए, और उन्होंने अपनी विचारधारा को क्या करना स्टार्ट कर दिया, स्थापित करना शुरू कर दिया, अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाना क्या करना शुरू कर दिया, शुरू। अब देखिए मेरे दोस्तों, इनको देखकर, भाई वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि किरकांट ने किरकांट देकर रंग बदला है, क्योंकि किरकांट को जैसे दूसरा किरकांट देखेगा तो वो क्या बदल लेता है, अपना रंग बदल लेता है। तो इन तीनों देशों को देखने के बाद में सोवियत संघ के जो और गणराज्य थे वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गए, अलग होने लग गए। उनमें तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है कि नहीं? इसके साथ साथ में उज्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारूस है, रूस है कि नहीं? ये सारे के सारे राष्ट्र जो है वो अलग अलग होने लग जाते हैं। अब मेरे दोस्तों, सोवियत संघ का इस टाइम पे विघटन हो गया। अब जब इसका विघटन ही हो गया तो इसके गुट के जितने भी देश थे, और इसके प्रमुख रूप से जो गुट हुआ करता था उसका नाम क्या था? पूर्वी यूरोप। अब ये भी क्या करेंगे भाई, इनसे अलग होंगे, इनको भी कोई नेतृत्वकर्ता अब नहीं मिलेगा, है कि नहीं, सोवियत संघ के रूप में। तो इन्होंने भी अपना रास्ता क्या कर दिया, अलग बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, दिसंबर 1991 ईस्वी में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी 2 ध्रुव बने हुए थे, उन 2 ध्रुवों में एक ध्रुव जो है उस ध्रुव का नाम क्या था? सोवियत संघ। ये जो सोवियत संघ है इसका क्या हो गया? विघटन। जब सोवियत संघ का विघटन यानी अंत ही हो गया तो 2 ध्रुवीयता का अंत, अर्थात शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन। अब मेरे दोस्तों, यहां पे होता क्या है, सोवियत संघ की जिम्मेदारी कौन से राष्ट्र को दी गई? रूस को दी गई। रूस को वीटो पावर यूनो में दिया गया, और सोवियत संघ का नेतृत्व यहां पे कौन करने लगा? रूस करने लगा। और वर्तमान समय में जो रूस है वो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से गिना जाता है। अमेरिका की अगर कोई टक्कर वर्तमान समय में कर रहा है तो उसका नाम क्या है? रूस है। इसी बीच अपन को एक छोटी सी ध्यान में घटना और रखनी है, ये तो 2 ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। यहां पर जब शीत युद्ध चल रहा था तो भारत और जो सोवियत संघ है, भारत की जो नजदीकी है वो ज्यादातर कौन से राष्ट्र के पास में रही? सोवियत संघ के पास में रही। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी बता देता हूं, जब 1971 में भारत व पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, भारत व पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, इस युद्ध में सबसे ज्यादा मदद करने का अगर किसी राष्ट्र ने काम किया तो वो देश कौन सा है? सोवियत संघ। यानी इसने 1971 ईस्वी में 20 वर्षीय मैत्रीपूर्ण संधि की थी, और बांग्लादेश जब एक नवीन राष्ट्र बनकर निकला था तब भारत की सबसे ज्यादा मदद करने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वो कौन सा है? सोवियत संघ। इसी चैप्टर में अपन समझने का प्रयास करते हैं कि सोवियत संघ और भारत जो है
उसके किस प्रकार के रिश्ते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या बनता है, टॉपिक बनता है। तो आर्थिक मामलों में अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो भारत के जो सार्वजनिक उद्योग हुआ करते थे, जो सरकारी उद्योग हुआ करते थे, उनमें टेक्नोलॉजी की कमी थी, तकनीकी संसाधनों की कमी थी। इसके साथ साथ में उनके पास में पैसा नहीं था भारत के पास में, तो सोवियत संघ ने पैसा दिया, तकनीकी संसाधन दिए, प्राकृतिक संसाधन देने का भी क्या करता है, काम करता है। फिर अपने एक राजनीतिक मदद देखने का काम करते हैं। तो 1971 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध में मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से भारत की क्या की थी, उसने मदद की थी। अमेरिका ने यहाँ पे भारत की क्या नहीं की थी, मदद नहीं की थी। अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहता है। इसके साथ साथ में अपन देखने का प्रयास करते हैं सामाजिक स्तर पे। सामाजिक स्तर का मतलब यहाँ पे यह हो गया, भारत और जो रसिया है इसकी जो सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहती है। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन, इसके साथ साथ में राज कपूर है, ये बड़े बड़े ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्म बड़ी धूमधाम से कौन से राष्ट्र में चलती है भाई, सोवियत संघ में चलती है। इसके साथ साथ में हिंदी के जो गाने हैं वो भी कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सोवियत संघ में। और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक राष्ट्र है जिसका नाम क्या है, उज्बेकिस्तान। ये जो उज्बेकिस्तान राष्ट्र है इसकी वर्तमान समय में जो राजधानी है वो क्या है, ताशकंद। अब ये जो ताशकंद है यहीं पे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी मेरे दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। एक समझौता होता है ताशकंद, अपन उसको उस वाली किताब में पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास से करेंगे। इस तरह से हमें ध्यान रखना है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और इसके साथ साथ में सांस्कृतिक गतिविधियां भारत और सोवियत संघ के बीच में लंबे समय से चलती रही और आज इसको संचालित आगे करने का काम कौन सा राष्ट्र कर रहा है, रूस कर रहा है। इन्हीं तमाम घटनाओं के बीच में अमेरिका जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए क्या करता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे एक नई चाल चलने का प्रयास करता है। और वो नई चाल जो है उसको अपन समझने का क्या करते हैं, प्रयास। वह प्रयास क्या था मेरे दोस्तों, शोक थेरेपी। अब ये शोक थेरेपी जो है इसका मतलब यहां पे होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। इसका मतलब ये हो गया भाई, पहले तो आप किसी को चोट मारो, पहले तो आप किसी को धक्का दो या फिर किसी को जख्मी करो, फिर उसके बाद में आप उसका क्या कर रहे हो, इलाज कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए इस शोक थेरेपी का शिकार कौन से राष्ट्र हुए थे। इस शोक थेरेपी का शिकार वह राष्ट्र हुए जो सोवियत संघ से अलग हुए थे। यानी सोवियत संघ से जितने भी राष्ट्र अलग होते हैं वो, और इसके साथ साथ में सोवियत संघ का जो लंबे समय से समर्थन कर रहे थे, उन देशों को शोक थेरेपी का क्या होना पड़ा था, शिकार होना पड़ा था। अब ये है क्या, इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप सपोज करके देखिए सोवियत संघ से 15 गणराज्य नए बनते हैं और पूर्वी यूरोप के जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं वो सारे के सारे किसका समर्थन करते हैं, सोवियत संघ का समर्थन करते हैं, यानी साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। अमेरिका जो है वो कौन सी विचारधारा का समर्थन कर रहा है, यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहा है। अब ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इतने दिन तक कौन सी व्यवस्था में जी कर रहे थे, सरकारी व्यवस्था में जी रहे थे, है कि नहीं। अपना पूरा का पूरा वर्चस्व जो इनका था वो सरकारी व्यवस्था में था। अब अमेरिका जो है, अमेरिका ने क्या किया, इन सभी राष्ट्रों को पूंजीवादी व्यवस्था में ढालने का प्रयास किया। यानी एकदम से इनको यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि आमूलचूल परिवर्तन के तहत सोवियत संघ से अलग होने वाले जितने भी राष्ट्र हैं और इसके साथ साथ में सोवियत संघ का जो नेतृत्व करने वाले जितने भी उसके साथ में पहले जो जितने राष्ट्र हुआ करते थे वो सारे के सारे किसके पास में आने का प्रयास करते हैं, अमेरिका के। और अमेरिका जो है वो कौन सा विचारधारा का समर्थन करता है, पूंजीवाद का। अब साम्यवादी विचारधारा से डायरेक्टली इनको पूंजीवाद में लाया जा रहा है, तो इसके लिए अमेरिका ने करना क्या स्टार्ट किया, विश्व की जो आर्थिक संस्थाएं थी, एक तो WB यानी वर्ल्ड बैंक और एक है मेरे दोस्तों IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब भाई आप सपोज करके देखिए कोई नवीन राष्ट्र नया नया जब बनता है तो उसके सामने सारी समस्याएं
खड़ी रहती है। जैसे भारत के सामने, जब भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, इतनी समस्याएं थी कि हम उसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते। अब नया राष्ट्र है, जैसे ही नया राष्ट्र बनेगा तो उसके पास में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या पैदा होगी तो वो आर्थिक समस्या, यानी उसके पास में पैसों की कमी होगी, उसके पास में आर्थिक संसाधनों की क्या होगी, कमी होगी। अब आर्थिक संसाधन देने का काम अमेरिका के दो संस्थाएं हैं जिसका नाम है WB और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इन दोनों को यह कहा गया अमेरिका के द्वारा निर्देशित, यानी अमेरिका इनको निर्देश दे रहा था कि आप इनको आर्थिक रूप से मदद कीजिए, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार इनसे क्या कीजिए, ब्याज वसूलने का काम कीजिए। अब आप सपोज करके देखिए, जो सोवियत संघ से अलग राष्ट्र हुए हैं उनको अमेरिका की मर्जी के अनुसार क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अमेरिका की शर्तों के अनुसार उनको क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है। अब वो लोन जो दिया जा रहा है उसके ऊपर ठीक ठाक इन्होंने क्या वसूलना स्टार्ट कर दिया, ब्याज वसूलना स्टार्ट कर दिया। अब इसकी पूरी की पूरी जो ब्याज की आप सपोज करके ये देखिए, ब्याज का जितना बोझ जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, वही जनता के ऊपर पड़ेगा। यानी पूरा का पूरा पैसा किसको चुकाना है, जनता को चुकाना है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका ने पहले तो उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया, यानी साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले जितने भी देश थे उनको कहा कि देखिए आपके राष्ट्र में कुछ नहीं है, हमारे राष्ट्र में ये है वो है, यानी बढ़ा चढ़ाकर अपनी व्यवस्थाओं को बताने का क्या किया, प्रयास किया। उस प्रयास में वो सफल रहा। पहले तो उनको लालच दिया कि आप पूंजीवादी व्यवस्था में आइए, और जैसे ही उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को छोड़ दिया और पूंजीवादी व्यवस्था में आने का काम किया तो अमेरिका ने अपनी शर्तों के अनुसार उनको अपने में मिलाने का क्या किया, काम किया। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ आगे, साम्यवादी देशों में जितने भी सरकारी सिस्टम हुआ करते थे, चाहे आप रूस की बात करो चाहे उज्बेकिस्तान की बात करो, उन व्यवस्थाओं को, अरे आप ये ध्यान रखिए कि वहां पर भी पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करना है। यानी जो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाले जितने भी देश हैं वहां पर भी क्या करना चाहते हैं, ये पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। तो सोवियत संघ में जितने भी सरकारी उद्योग हुआ करते थे, जितने भी सरकारी संसाधन हुआ करते थे, उनको सब में क्या कर दिया गया, निजी व्यवस्था बना दी गई। इसलिए कहा जाता है कि रूस जो है उसमें सबसे बड़े स्तर के ऊपर क्या किया गया, जो सरकारी उद्योग हुआ करते थे, 90% जो सरकारी उद्योग हुआ करते थे उनको औने पौने दामों में क्या किया गया, बेचा गया। यानी इसको इतिहास की, रूस के इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे यह होता है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं थी, जो सरकारी संसाधन हुआ करते थे, उनको औने पौने दामों में क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, बेच दिया गया। और उनके ऊपर किसका कब्जा हो गया, हमेशा के लिए निजी कंपनियों का कब्जा हो गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। और मेरे दोस्तों अमेरिका जो है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न, चाहे आर्थिक रूप से देखो, चाहे सैन्य रूप से देखो, या फिर सामाजिक रूप से देखिए, या फिर राजनीतिक रूप से देखिए, आज वर्तमान समय में भी अमेरिका इतना पावरफुल राष्ट्र है कि जितने 12 देश एक साइड में मिलकर अपनी सेना पे खर्च करते हैं, उतना अमेरिका अकेला अपनी सेना के ऊपर क्या करता है, खर्च करता है। अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, अमेरिका का एक ही मानना होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधनों को क्या करना चाहिए, मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि दो ध्रुवीयता का अंत जो है वो संक्षेप में आपको समझाने का क्या किया गया, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर किसी भी प्रकार की आपको इस चैप्टर में कोई दुविधा है या फिर कोई ऐसा टॉपिक मान लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हैच चाणक्य क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। और आप हमें कोई सा भी सब्जेक्ट जो SST से रिलेटेड है, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारी जो पूरी की पूरी जो टीम है वो एक छोटा सा प्रयास करेगी कि उस टॉपिक को आपको गुणवत्ता युक्त तरीके से समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।